जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो संविधान के जो फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रियम्बल। तो देखिए प्रियम्बल जो है वो अडॉप्ट किया गया है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको प्रियम्बल जो है वो देखने को मिलेगा। और प्रियम्बल को एन ए पालिकवाल ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। और प्रियम्बल बेस्ड किस पे है? तो प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो मूव किया गया था, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना है प्रियम्बल है वो बेस्ड है। और केवल एक ही बार इसमें हमको अमेंडमेंट देखने को मिलता है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। तो 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें 3 नए वर्ड्स जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 नए वर्ड्स जो हैं ये हमारे प्रस्तावना में ऐड किए गए थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी होगी वो होगी जो इंडिया के लोग हैं वो, क्योंकि स्टार्ट होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है मीन्स जो सारी पावर किसके हाथ में होगी? लोगों के हाथ में, क्योंकि लोग जो है डेमोक्रेटिक नेशन है, तो लोग जो है खुद ही अपना वोट दे के जो भी अपना नेता होगा उसको चुनेंगे। ठीक है, और अडॉप्ट किस दिन किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अडॉप्ट किया गया। अब बारी बारी डिस्कस करते हैं। कई वर्ड्स हैं प्रियम्बल में हमारे, जैसे सोवरेन है, तो सोवरेन का मतलब होगा सर्वोच्च, जो सबसे ऊपर हो। जैसे इंडिया है, इंडिया के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी, सारी जो अफेयर्स है, चाहे इंटरनल अफेयर हो चाहे एक्सटर्नल अफेयर हो, सारे अफेयर्स देखने का काम खुद इंडिया ही अपना खुद करेगा। उसके बाद आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब हो गया समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। और इंडिया में जो सोशलिज्म देखने को मिलता है वो हमको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमको देखने को मिलता है। और जो इंडिया का सोशलिज्म है, ये जो मार्क्सिज्म और जो गांधीयन फिलॉसफी है, ये दोनों का मिक्सचर है। लेकिन मिक्सचर होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो गांधीयन सोशलिज्म है, जो गांधी की विचारधारा जो है उस पर ये जो है लीन करता है, उसकी तरफ थोड़ा झुकाव है। ठीक है, गांधीयन फिलॉसफी की तरफ। अब उसके बाद आगे बात करते हैं सेकुलर। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, यानी जो स्टेट होगा वो सभी धर्मों की एक तरह से समान जो है सब प्रोटेक्ट करेगा, उसको समान रक्षा करेगा। लेकिन स्टेट का अपना खुद कोई रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, स्टेट का अपना खुद कोई रिलीजन नहीं होगा। और हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के बीच में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक मतलब हो गया जो है लोकतंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र यानी जो है लोगों का राज। तो देखिए जो ये वर्ड डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब हो गया पीपल और क्रेटिया का मतलब हो गया रूल, यानी रूल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल क्योंकि जवाबदेही लोगों के प्रति है। भाई अगर आप इस साल सही काम नहीं किए, अपने वादे पूरे नहीं किए, तो हो सकता है कि अगले चुनाव में जो है आपको वोट न दिया जाए। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे। और जो हमारे जो प्रियम्बल है वो किस पे बेस्ड है? वो पॉपुलर सोवरेनिटी पे बेस्ड करता है। ठीक है, प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। अब देखिए डेमोक्रेसी भी यहाँ 2 टाइप की हमको देखने को मिलेगी। 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे जो लोग होते हैं, जो पीपल हैं, वो उनके पास सुप्रीम पावर होता है। ठीक है, जैसे आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा। वहीं जैसे इसके जो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइसेस हैं, 4 तरीके से। तो रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। तो पहले हम बात करेंगे रेफरेंडम के बारे में। तो देखिए रेफरेंडम वो प्रोसीजर है वेयर ए प्रपोज लेजिस्लेशन इज़ रिफर्ड टू इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। तो यहाँ पे जो है जो भी लॉ बनाना है, जो भी कानून बनाना है, तो उसके लिए डायरेक्ट वोटिंग किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए डायरेक्ट वोटिंग किया जाएगा, तब वो डिसाइड किया जाएगा कि वो कानून जो है पास करना है कि नहीं करना है। इनिशिएटिव क्या होता है कि इट इज़ अ मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज अ बिल टू लेजिस्लेचर बाय इनैक्टमेंट। यहाँ पे लोग जो है एक बिल प्रपोज कर सकते हैं लेजिस्लेचर को कि इस पर आपको लॉ बनाना चाहिए। वहीं रिकॉल, रिकॉल एक मेथड है जहाँ बाई मीन्स ऑफ विच द वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर। जहाँ पे वोटर है, जो वोट देने वाला है, वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या अधिकारी को रिमूव कर सकता है उसके टर्म कंप्लीट होने से पहले, अगर वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है, व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली। ठीक है, जब अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उनकी टर्म पूरा होने से पहले ही जो है उनको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट जो है एक यहाँ पे लोगों का जो ओपिनियन है वो ऑब्टेन किया जाता है किसी भी इशू पे जिसका एक पब्लिक इंपॉर्टेंस, जिसका एक महत्व हो। ठीक है, तो खास कर ये आपको जो है जो टेरिtoriयल डिस्प्यूट्स होते हैं, जो टेरिtoriयल डिस्प्यूट्स हैं
उनको सॉल्व करने के लिए प्लेबिसाइट का यूज़ किया जाता है। ऐसे जम्मू कश्मीर के मैटर में भी जो है स्टार्टिंग में प्लेबिसाइट का यूज़ किया गया था, लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा वोट दिया गया था। अब देखिए जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के लिए, एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के लिए। अब बात करते हैं रिपब्लिक के बारे में। इसका मतलब होता है गणतंत्र। तो रिपब्लिक देखिए मतलब कि एक हेड ऑफ द स्टेट होगा जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जैसे हमको यूएसए में देखने को मिलता है। इंडिया का भी एक इलेक्टेड हेड है जिसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट हमारे यहाँ 5 साल के लिए इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। बात करते हैं जस्टिस। तो 3 फॉर्म के जस्टिस की प्रेम्बल में बात की गई है, यानी जो सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक हो गया, ठीक है। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है और उसके लिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब देखिए जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है इनको अगर साथ में कंबाइन कर दे तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। जो ये आइडिया है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का, ये लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन के 1970 के रशियन रेवोल्यूशन से जो है ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जो आइडिया है वो लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब हो गया फ्रीडम, ठीक है, मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो एक आपको फ्रीडम जो है प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे आपको लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है वो देखने को मिलेगा और ये आइडिया जो है वो लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। 1789 से 99 के बीच में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये आइडिया जो है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का वो लिया गया है। तो देखिए प्रेम्बल में दिया हुआ है कि प्रेम्बल सिक्योर्स ऑल सिटीजन्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलता है? थ्रू फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं इक्वलिटी यानी समानता की। तो देखिए समानता मतलब यहाँ पे ये बात हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक कोई स्पेशल प्रिविलेज जो है वो नहीं दिया जाएगा और हमको एक राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 में देखने को मिलता है। 2 provisions in constitution to achieve political equality. No person to be declared ineligible in electoral rolls. देखिए यहाँ पॉलिटिकल इक्वलिटी को अचीव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 325 में ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को उसके जाति, धर्म या लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोग जो है वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं अगर उनकी एज जो है वो हैं उस इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो उनको रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 325। अब बात करते हैं आर्टिकल 326 की। तो देखिए जो लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्शंस होंगे वो एडल्ट सफ्रेज पे होंगे, यानी जो 18 साल के ऊपर हैं वो उसमें वोटिंग कर सकते हैं। डीपीएसपी सिक्योर्स टू मैन एंड वुमेन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। वहीं समान जो वेतन का अधिकार है, यानी महिला और पुरुष को जो इक्वल पे और फॉर इक्वल वर्क मिलेगा वो आर्टिकल 39 बात करता है, जो कि डीपीएसपी में दिया हुआ है। बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी मतलब हो गया बंधुत्व की भावना, एक जो भाईचारे की भावना होती है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, जिससे ये भावना को जो है और बढ़ावा दिया गया, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप आपको एक नागरिकता यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में दिया गया है और कहा गया है कि ड्यूटी इस सिटीजन की ड्यूटी होगी टू प्रमोट हार्मनी एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेम्बल डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी हैज़ टू एश्योर टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेटर्निटी। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स है। और जो ये फंडामेंटल राइट्स है इसका आइडिया लिया गया है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है और जिसको बिल ऑफ राइट्स को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, यानी इनका वॉलेशन होने पे, इनका हनन होने पे जो है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो है एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उसको प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रिवेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री एंड प्रोटेक्ट लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ पीपल अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। तो एक कोई आप पे एक अथॉरिटेरियन जो रूल है वो ना कर पाए, ठीक है। मतलब फिर से ऐसे जो मोनार्की चल रहा है वो सिस्टम ना आ पाए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो है दिए हुए हैं, सभी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं।
और कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो नागरिकों के साथ साथ जो एलियंस होते हैं, यानी जो विदेश से आते हैं, विदेशी यात्री, उनके पास भी कुछ अधिकार होते हैं जो ऐसे, उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं। आगे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आर्टिकल 14 से 18 आता है राइट टू इक्वलिटी, फिर आता है 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं आर्टिकल 29 और 30 में, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में है, जिसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था और ऐड कर दिया गया है 300A में, जो कि पार्ट 12 में आता है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो कि आर्टिकल 32 में आता है, जिसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर हमारा राइट वायलेट हो रहा है तो। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट के फीचर्स की। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नागरिक के साथ साथ जो है कुछ नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, इस पर कुछ ना कुछ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है लगा हुआ है, और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा वो रीजनेबल है कि नहीं है, ये डिसाइड करने का काम जो है वो किसका है, वो कोर्ट्स का है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि जो फंडामेंटल राइट्स पे अगर मान लीजिए कि जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल है, वो सही है कि नहीं है, ठीक है। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इन नेचर होते हैं, कुछ पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो नेगेटिव इन नेचर वो होते हैं जो स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करते हैं, यानी स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो नेगेटिव हो गए। और पॉजिटिव वो होते हैं जो आपको सर्टन प्रिविलेज प्रदान करते हैं, जो आपको कुछ प्रिविलेज जो है वो प्रदान कर रहे हैं, वो पॉजिटिव राइट्स हो गए, ठीक है। तो जस्टिसेबल इन कोर्ट्स हैं, नॉट परमानेंट, ठीक है, परमानेंट नहीं है क्योंकि इमरजेंसी लग जाती है तो उस समय भी आपके राइट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक। तो पार्लियामेंट कैन कंट्रोल ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन अगर संसद चाहे, जो हमारी पार्लियामेंट है वो चाहे, तो आपके ये जो अधिकार हैं उनको ले सकती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान में चेंज करके। लेकिन जैसे केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो हमारे संविधान की मूलभूत ढांचा है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल जो ऑर्डिनरी एक्ट होता है वो पास करके फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया सकता, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ही आवश्यकता होगी। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स जैसे हमेशा के लिए तो है नहीं, एक एब्सोल्यूट नहीं है, सस्पेंशन इनका होता है। तो जब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो उस समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी आपके सारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। वहीं आर्टिकल 19 जो है कब ख़त्म होता है, जब ये इमरजेंसी वॉर या आर्म्ड रेबेलियन की वजह से लगी हो, ठीक है। अगर इमरजेंसी वॉर या आर्म्ड रेबेलियन की वजह से लगी है तभी आर्टिकल 19 खत्म होगा, नहीं तो नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं खत्म होता, और आर्टिकल 19 तभी खत्म होता है जब जो इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी, वो वॉर या आर्म्ड रेबेलियन की वजह से लगी हो तो, ठीक है। देखिए, जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, इनके पास जो राइट्स हैं ये पार्लियामेंट के द्वारा कभी भी टेक ओवर किए सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कभी भी इस पर जो है प्रतिबंध लगाया सकता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 33 में। और देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो एप्लीकेशन है वो भी रोका जा सकता है अगर मार्शल लॉ लग जाता है। अगर मार्शल लॉ जो है लगती है, जो कि आर्टिकल 34 में दिया हुआ है, तो उस समय जो होगा आप अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी उनका इन्फोर्समेंट ही बंद कर दिया जाता है, ठीक है। मार्शल लॉ के टाइम में जैसे आर्टिकल 32 का यूज़ करके आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब मार्शल लॉ लग जाएगा तो उस टाइम में आप ये अपील नहीं कर पाएंगे, यानी आपका जो आर्टिकल 32 है उसी को एक तरह से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो जब 32 ही डीएक्टिवेट हो गया तो आपके बाकी राइट्स रहने का मतलब क्या है, क्योंकि आप उसको लीगली जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो है कह नहीं पाएंगे ये चीज़। तो देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, कुछ जो हैं वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं, फ्यू कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम, जैसे कि ये है कि सच ए लॉ कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी लॉज हैं जिनको इन्फोर्स करने के लिए अलग से लॉ बनाया जाता है, चाहे वो लॉ इनके पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया हो। वहीं आज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से कोई लॉ नहीं बना सकती। मेन जो है पार्लियामेंट, संसद ही जो है ऐसे चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए लॉ बनाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट, यानी एक स्टेट की जो परिभाषा है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 12 तक, इस पार्ट 3 तक ही लागू है। तो आर्टिकल 12 देखिए टर्म स्टेट को डिफाइन करता है और ये केवल पार्ट 3 के लिए है, यानी फंडामेंटल राइट्स के लिए ही है।
इस स्टेट में जो है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ जो भी स्टेट्स के लेजिस्लेचर हैं सारे आ जाएंगे, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटी हो गई, ठीक है, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो चाहे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सारी बॉडीज़ जो हैं स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट बॉडी है या जो एजेंसीज़ हैं वो भी स्टेट के अंडर में फॉल करेंगी। अब देखिए आर्टिकल 13 बात करता है कि ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। यानी ऐसे कोई भी लॉ, सपोज करिए पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ बना रही है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक, अगर सपोज करिए कि पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ बनाया, उसमें 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें टोटल 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन उस 10 पॉइंट्स में से केवल 2 पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो कि आपके लॉ को, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे 10 पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा या पूरे इस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, सिर्फ उसमें से ये 2 पॉइंट जो है उसको नलीफाई किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। बाकी के जो 8 पॉइंट्स हैं वो अधिक वो जो लॉ है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है। ये जो 2 पॉइंट्स थे वो वायलेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये यहीं से हमको देखने को मिलता है एक डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 13 से ही देखने को मिलता है। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो आर्टिकल 13 से ही देखने को मिलता है। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप जा सकते हैं। वहीं आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। अब देखिए टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। अब देखिए जो ये लॉ वर्ड यहाँ पे आया है तो ये लिखा है ना ऑल लॉज, तो ये लॉ वर्ड जो है आर्टिकल 13 में, इसमें आ जाएंगे जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए, या कोई टेम्प्रोरी लॉ है या ऑर्डिनेंस है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है निकाला गया है, या गवर्नर के कोई द्वारा ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, ठीक है, या कोई भी ऑर्डर या रूल होगा, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ होंगे, तो ऐसे सारे चीज़ें जो हैं वो लॉ में आएंगी। आर्टिकल 13 डिक्लेयर करता है दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ हैंस इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ठीक है। तो पहले तो ये कहा गया था कि आर्टिकल 13 जो है लॉ की बात करता है कि लॉ कोई ऐसा आएगा तो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है इसलिए उसको चैलेंज नहीं कर सकते। पहले ये था, पहले ये सोचना था, लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तो उस समय कहा गया कि अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है अगर वो अमेंडमेंट, अगर हमारे संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान के जो मूलभूत ढांचा है, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, ख़त्म कर रहा होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल 13 का यूज़ करके जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज़ कर सकती है, उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, ख़त्म कर रहा होगा। तो अब आता है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 में आपको देखने को मिलेगा। पहले तो देखिए आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि स्टेट जो है एक जो होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, देखते हैं दोनों के बारे में। तो देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, ठीक, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि लॉ के सामने सभी लोग बराबर है, तो कैसा भी होगा वो कोई भी होगा, सभी लोग लॉ के सामने बराबर होंगे। सपोज़ करिए कोई फिजिकली हैंडीकैप है और एक नॉर्मल पर्सन है, दोनों मर्डर करते हैं, तो लॉ तो दोनों को एक नज़र से देखेगा, ठीक है। तो एक थोड़ा ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन वहीं जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यानी सभी के जो अधिकार हैं उनकी समान रक्षा किया जाएगा, इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल एंड अनइक्वल आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है जहाँ पे जो इक्वल लोग, जो इक्वल हैं, समान हैं, और या जो असमान है, उनको अगर अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो वहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट इट शुड नॉट बी आर्बिट्री, इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन। तो मतलब यहाँ कहने का ये मतलब है कि अगर आप 2 लोगों के बीच में अगर भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो उसका जो रीज़न होना चाहिए वो रीज़न जो है सही होना चाहिए। जैसे सपोज़ करिए पहले एक क्लास 5th का लड़का था, एक क्लास 12th लड़का था, तो दोनों को क्लास 12th का पेपर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या ये सही है? 5th वाले को भी 12th का दिया गया, 12th वाले को भी 12th का दिया गया, तो ये सही नहीं है। तो अब 5th वाले को बाद में 5th का दे दिया जाता है, 12th वाले को 12th का दिया जाता है।
तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट तो किया गया दोनों के बीच में, क्योंकि वो तो 5th में है तो उसको 12th का पेपर देना गलत है। तो एक यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन जो है उसी को हम इंटेलिजिबल डिफरेंशियल बोलते हैं, ठीक है। यानी इंटेलिजेंस का यूज़ करके डिफ्रेंशिएट करना, ये जो सही है, सही चीज़ भाई अगर यहाँ पे 5th क्लास वाले को 12th का ही पेपर दे रहे थे तो गलत हो जाता ना। तो इसीलिए यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया, क्योंकि उनका जो क्लास था वो अलग अलग था, अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले थे। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है इज़ एन एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये रूल ऑफ लॉ का ही कॉन्सेप्ट है जो कि दिया गया था A.V. डाइसी के द्वारा। तो इनके कॉन्सेप्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है कि आर्बिट्री पावर जो है वो एब्सेंट होनी चाहिए, लॉ के सामने जो है एक इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोग लॉ के सामने बराबर होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, और इनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो लोगों के एक अधिकार का एक रिजल्ट है, लोगों के राइट्स का रिजल्ट है, एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाई कोर्ट ऑफ लॉ। और उसको इन्फोर्स करने के लिए जो है जो राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट्स है। बट इन इंडियन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी ये सोर्स है किसके, इंडिविजुअल लोगों के अधिकार का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 14 इज़ अ बेसिक फीचर, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो आर्टिकल 14 है वो हमारे संविधान का बेसिक फीचर है, हमारे संविधान का एक मूलभूत ढांचा है। तो देखिए अब आर्टिकल 14 के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। जैसे आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, इनको कुछ इम्यूनिटीज़ दिया गया है, ठीक है, और दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू आंसरेबल टू कोर्ट्स, वो कोर्ट में एक उनकी जवाबदेही नहीं होगी, ठीक है, उनको इम्यूनिटीज़ प्रोवाइडेड है। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अगर वो अपने पद पे हैं, जैसे प्रेसिडेंट या गवर्नर पे पद पे भी हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता उनके टर्म में, जब तक उनका टर्म कंप्लीट नहीं हुआ था। उनको गिरफ्तार नहीं किया सकता, उनको जेल नहीं भेजा सकता उनके टर्म में, ठीक है। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनके अगेंस्ट नहीं चलाई जा सकती। हाँ, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स कब चलाई जा सकती हैं, अगर उनको 2 महीने पहले जो है एक नोटिस दे दिया जाएगा, तब उसके बाद जो है सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल नहीं चलाई जा सकती हैं, ना ही उनको अरेस्ट किया सकता है और ना ही उनको जेल भेजा सकता है, ठीक है, जब तक उनका टर्म पीरियड पूरा नहीं होता तब तक। नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। तो देखिए मान लीजिए कुछ न्यूज़पेपर में कुछ छप जाता है, कुछ पब्लिश हो जाता है, तो उसके बेसिस पे जो है उसके ऊपर जो है सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकती हैं किसी भी कोर्ट में, ठीक है। यहाँ नो पर्सन की बात की है, किसी भी नॉर्मली किसी भी पर्सन के अगेंस्ट केवल पेपर में कुछ छप जाने की वजह से सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती हैं। नो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड ऑफ वोट इन लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर उनके द्वारा कुछ भी कहा गया या पार्लियामेंट में जो है कुछ भी कहा गया, तो वहाँ पे उनके खिलाफ जो वो बोले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस बिना पे जो है उनके खिलाफ जो है कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती हैं। नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट एनीथिंग सेड इन वोट ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट में भी कुछ कहे हैं, कुछ वोट दिए हैं, तो उसके आधार पे भी उन पे कोई भी जो केस वगैरह है वो नहीं चला जा सकता, ये कहता है आर्टिकल 105, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31C कम्स फ्रॉम आर्टिकल 14 गोज आउट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया जहाँ आर्टिकल 31C आ जाएगा वहाँ आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर सपोज़ करिए कि जो हमारा DPSP है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाया गया, ठीक है, DPSP को लागू करने के लिए कोई लॉ बनाया गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उस DPSP को लागू करने की उस लॉ की वजह से वो लॉ जो है वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब वो यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो मतलब DPSP को लागू करने के लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको एक तरह से वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 31A 31B 31C जो है, आप चैनल के नाम के साथ और आर्टिकल 31A B C लिख करके आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 31C जहाँ पर आ जाता है अगर DPSP को लागू करने के लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसको वायलेशन यहाँ पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो उतना चल सकता है, ठीक है। फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फॉर क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। जो फॉरेन रूलर्स हैं या एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी जो है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में जो है कुछ इम्यूनिटीज़ जो है वो दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 15 जो है वो
ये कहता है कि स्टेट जो है वो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, ठीक है। इन सारे आधारों पे जो है स्टेट जो है किसी के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। कुछ एक्सेप्शन भी है लेकिन यहाँ पे जो स्टेट है वो चाहे तो जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स जो हैं, जो स्पेशल जो कानून है वो बना सकता है महिलाओं और बच्चों के लिए। और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो SC ST हैं, उनके लिए एडवांसमेंट के लिए भी जो है उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड किया जाए, इसलिए रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये इसके एक्सेप्शन में है। फॉर SC and ST रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो देखिए ये कहा गया है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो नॉर्मल प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का प्रावधान होगा, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं बताया गया। लेकिन ये चीज़ जो ऐड किया गया, तो ये ऐड किया गया 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा, ठीक है। और इसी के बाद जो है 27% रिजर्वेशन मिला OBCs को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% जो है आरक्षण दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसमें से जो क्रीमी लेयर हैं OBC में, जो एक क्रीमी लेयर होता है, उसको क्रीमी लेयर OBC में से अलग किया जाए, ठीक है। इस लॉ को उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्रीमी लेयर अलग करने के बाद। उसके बाद आता है आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें एक समान अधिकार मिलेगा आपको नौकरी का, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर स्टेट। तो स्टेट के अंदर भी जो भी ऑफिस होगा स्टेट कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी को भी नौकरी देने में। एक्सेप्शन है इसका कि पार्लियामेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है अपॉइंटमेंट के लिए रेजिडेंस की कंडीशन, ठीक है, कि आप पर्टिकुलर उस स्टेट के निवासी होने चाहिए तभी आपको जो है अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ऐसे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। वहीं स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस दैट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट। और स्टेट चाहे तो जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो जिनकी संख्या कम है स्टेट में, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है वो, तो ऐसे लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया सकता है, ये भी इसका एक्सेप्शन है। ए लॉ कैन प्रोवाइड दैट रिलीजियस ऑफिसेज और इट्स मेंबर्स, जो भी रिलीजियस ऑफिसेज हैं या जो उनके सदस्य होंगे, यहाँ पे ये लॉ बनाया सकता है कि रिलीजियस ऑफिसेज और या उनके जो सदस्य होंगे वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसका वॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, ये भी एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं मंडल कमीशन की। देखिए 1979 में मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी वो एक अपॉइंट करती है बैकवर्ड कमीशन, और उसके चेयरमैन बनाए जाते हैं BP मंडल, इसीलिए इसको हम मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। जो BP मंडल हैं ये पार्लियामेंट के ही मेंबर रहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 340, ठीक है, देखिए आर्टिकल 340 को लेकर के बनाया जाता है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनकी कंडीशंस कैसी हैं और उनको कैसे और जो है एडवांस बनाया जा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये मंडल कमीशन का जो गठन है वो किया जाता है। जो ये कमीशन है अपनी रिपोर्ट जो है 1980 में सबमिट करती है और आइडेंटिफाई करती है कि 3743 कास्टेज ऐसे हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, यानी 52% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। इसलिए रिकमेंड करती है यह कि OBC को जो है वो 27% आरक्षण रिजर्वेशन जो है वो देना चाहिए। 1990 में VP सिंह की जब सरकार आती है तो ये डिक्लेयर करती है 27% रिजर्वेशन OBC के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में, जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें। 1991 में देखिए नरसिम्हा राव की सरकार जो है इंट्रोड्यूस करती है 2 चेंजेस इसमें, प्रेफरेंस टू पूअर सेक्शन को प्रेफरेंस दिया जाता है और रिजर्वेशन ऑफ 10% टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड और हायर क्लासेस, ठीक है। तो जो हायर कास्टेस के लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन देने की बात कही गई, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड को 10% रिजर्वेशन यहाँ देने की बात की गई। देखिए मंडल केस है 1992 देखते हैं। तो द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द आर्टिकल 16 क्लॉज 4 विच प्रोवाइड रिजर्वेशंस ऑफ जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है बैकवर्ड क्लासेस को। कोर्ट रिजेक्टेड 10% रिजर्वेशन। तो ये जो ये 10% रिजर्वेशन जो है दिया जा रहा था एजुकेशनली ये बैकवर्ड क्लासेस को जो दिया जा रहा था एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को और फाइनेंशियल बैकवर्ड क्लासेस को, तो ये 10% रिजर्वेशन यहाँ ख़त्म किया जाता है और जो 27% रिजर्वेशन है उसको लागू कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। कहा जाता है कि क्रीमी लेयर जो है OBC में आइडेंटिफाई करना होगा, तो क्रीमी लेयर यहाँ पे एक्सक्लूडेड होंगे। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। टोटल कोटा स्टूडेंट एक्सीड 15%, ठीक
ठीक है। तो जो जो टोटल रिजर्वेशन है 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हो सकता है कि 50% से ऊपर हो जाए। उसके बाद देखिए जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, ठीक है, उसको वैलिड किया गया। कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड होगा, लेकिन वो 50% का जो रूल है वो वैलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल मतलब मान लीजिए 10 वैकेंसी पिछले साल रह गई थी, तो उस 10 वैकेंसी को जो है आगे ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन वो वैकेंसी जो है टोटल 50% का लेवल जो है क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके बाद जो सरकार थी उसके द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। देखिए रामनंदन कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है रामनंदन कमेटी का गठन किया जाता है। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को इस्टेब्लिश किया था 1993 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। In order to nullify rulings of reservation and promotion, the 77th Amendment Act 1995 it added a new provisions in Article 16 that empowers state for reservation in promotion। ठीक है, तो इसमें जो है 77th Amendment 1995 के थ्रू आर्टिकल 16 में जो है देखिए एक प्रोविज़न ऐड किया गया जिसके थ्रू प्रमोशन में जो रिजर्वेशन की बात कही गई ऑफ एनी सर्विस अंडर स्टेट इन फेवर ऑफ SC and ST। तो ऐसे लोग जो स्टेट में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं होंगे उनको जो है यहाँ पे स्टेट के द्वारा जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा प्रमोशन में। उसके बाद आता है 85th अमेंडमेंट जो कि हुआ 2001 में। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी की इन केस ऑफ प्रमोशन, ठीक है, सीनियरिटी की बात करता है प्रमोशन के मामले में। रूलिंग विथ रिगार्ड टू बैकलॉग वैकेंसीज वर नलीफाइड बाई 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो देखिए 81st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो बैकलॉग वैकेंसीज़ का जो प्रोविजंस था, यानी जो कैरी फॉरवर्ड रूल का जो सिस्टम था वो यहाँ ख़त्म कर दिया गया, स्टॉप हो गया वो। उसके बाद 76th अमेंडमेंट हुआ 1994 में, प्लेस्ड तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 इन 9th शेड्यूल। देखिए तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट को 1994 को जो है 9th शेड्यूल में ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर हो रहा था। जुडिशल रिव्यू से बचाने के लिए उसको ऐसा किया गया, ठीक है। 9th शेड्यूल में ऐसी चीज़ें आती हैं जिस पे जो कोर्ट है वो जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकता, ठीक है, ये कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है जजमेंट दिया गया है कि जुडिशल रिव्यू जो है 9th शेड्यूल पे भी हो सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की, जो बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस को एबॉलिश करने की बात करता है। इसमें ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, यहाँ पे 6 महीने की जेल या 500 का फाइन या दोनों हो सकता है। 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1995 को अमेंड किया गया और इसको रीनेम किया गया एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1995, इसके स्कोप को और बढ़ाने के लिए। द टर्म अनटचेबिलिटी वॉज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो तो ये जो एक्ट आया था या जो अनटचेबिलिटी का जो ये आर्टिकल है, इसमें अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ डिसक्वालीफाइड फॉर इलेक्शन। अब देखिए जिसके ऊपर ये अनटचेबिलिटी वाला ऑफेंस का लग जाएगा धब्बा, वो किसी भी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जैसे किसी को किसी जगह जाने से रोकना, किसी प्लेस से एंटर करने से रोकना, डिनाइंग एक्सेस टू शॉप्स या होटल्स में जाने से रोकना, पब्लिक प्लेसेस में जाने से रोकना, किसी पर्सन को इंसल्ट अ पर्सन ऑन ग्राउंड ऑफ उसके मतलब वो SC का है ST का है, इस आधार पे जो है जातीय सूचक शब्द बोलना उसको, ठीक है, उसको इंसल्ट करना। रिफ्यूजिंग एडमिट टू हॉस्पिटल, अगर मान लीजिए उसको जाति के आधार पर उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा है, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है या हॉस्टल में उसको रहने नहीं दिया जा रहा है, उसको सिर्फ जाति के आधार पर, तो यहाँ पे जो है ये अनटचेबिलिटी वाला लॉ जो है अप्लाई होगा। अब बात करते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। इसमें 4 प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को छोड़ करके वेदर ए सिटीजन और फॉरेनर, ठीक है, सिटीजन या फॉरेनर दोनों की बात की गई है यहाँ पे। प्रोहिबिशन ए सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट से कोई भी जो है एक टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो अगर कोई फॉरेनर भी है जो कि अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी अंडर जो है हमारे सरकार के काम कर रहा है या किसी ट्रस्ट के अंडर में काम कर रहा है जो कि स्टेट के अंडर में आता है, तो वो भी बाहर से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के सलाह लिए, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के। 1996 में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने
जो है अपहेल्ड किया वैरायटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स, ठीक है, यानी जो भारत रत्न, पद्म भूषण, ठीक है, ये इसकी वैलिडिटी को जो है अपहेल्ड किया गया। और इट ऑल्सो रूल दैट इट शुडेंट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स टू नेम्स ऑफ अवार्डीज, यानी जिसको ये मिला हुआ है अब ज़रूरी नहीं है कि वो अपने नाम के आगे और पीछे इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पद्म की भारत रत्न फिर उनका नाम हो गया, या उनके अपने नाम के बाद भारत रत्न लगा ले रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 में है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 में ये 6 राइट्स की 6 अधिकारों की बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के इकट्ठे होना। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी फॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट में कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, पहले आर्टिकल 19 में 7 राइट्स थे, लेकिन जो राइट टू एक्वायर एंड होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी है उसको डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, और 300A में ऐड कर दिया गया। लेकिन इस पे भी जो स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19 में खुद दिए हुए हैं, उसी ग्राउंड पे ही केवल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जाएंगे, उसके अलावा नहीं लगाया जाएगा। जैसे पहला है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, तो सभी नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियन को, अपने बिलीव्स को, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो लिख के करें, चाहे वो प्रिंट करके करें, या किसी अदर फॉर्म में करें, ठीक है। देखिए, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, राइट अगेन टैपिंग टेलीफोन कन्वर्सेशंस, यानी जो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट है वो आप दे सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जैसे न्यूज़पेपर इसलिए छप रहा है, ठीक है, और आपको फ़ोन का जो टैप किया जाता है उसके अगेंस्ट भी आपको ये राइट मिला हुआ है। राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू नो, जानने का अधिकार, अगेंस्ट प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। उसके अलावा स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड ऑफ, अब देखिए स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कब लगा सकता है, अगर हमारे देश के सोवरेंटी या इंटीग्रिटी का मामला हो, हमारे देश की सिक्योरिटी या स्टेट की सिक्योरिटी का मामला हो, तो वहाँ पे ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली की, तो सभी नागरिक जो हैं वो पीसफुली असेंबली कर सकते हैं, पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं बिना किसी हथियार के, ठीक है, बिना किसी आर्म्स के, शांतिपूर्वक ढंग से वो प्रदर्शन कर सकते हैं। दिस कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड्स, ठीक है, केवल पब्लिक लैंड्स पे ऐसा किया जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, अगर कुछ देश के सोवरेंटी या इंटीग्रिटी पे खतरा आता है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है इस चीज़ के लिए, तब आप असेंबली नहीं कर सकते। अंडर सेक्शन IPC 144, देखिए IPC की सेक्शन 144 है, इसको हम धारा 144 बोलते हैं। मजिस्ट्रेट कैन रीस्ट्रेन एन असेंबली इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है, और राइट, तो अगर ये लग रहा है कि राइट हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, लोगों को जान को खतरा हो सकता है, तो यहाँ पे आपको असेंबली कर इकट्ठा होने से जो है मना किया सकता है, ठीक है, IPC की धारा 144 के अंतर्गत। अंडर सेक्शन 144 ऑफ IPC, असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस बिकम अनलॉफुल, जब भी धारा 144 लागू होती है, सॉरी 141 के अंतर्गत में ये दिया हुआ है कि 141 में कि 5 या 5 से अधिक लोग अगर वो इकट्ठे होते हैं, धारा 144 लगा हुआ है, तो वो वहाँ पे इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा। टू रजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, टू कमिट एनी मिसचीफ, टू फोर्स सम पर्सन टू डू इलीगल एक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलीगल कैटेगरी में आएंगी। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की। तो देखिए, तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपनी बना सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो फॉर्म कर सकते हैं, कुछ संगठन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, ठीक है। इट कवर्स द नेगेटिव राइट नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एसोसिएशन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, किस आधार पे, तो वही जो हमारे देश के सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी पे खतरा नहीं होना चाहिए उसके आधार पे यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा हुआ है। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन और एसोसिएशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, अब आप ये नहीं कह सकते कि जो हमारा एसोसिएशन है, जो हमारा ग्रुप है, उसको एक दर्जा दिया जाए, उसको एक रिकॉग्निशन, एक पहचान दिया जाए, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, कहीं मूव करने का जो अधिकार है। एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, ठीक है, तो आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें भी, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऐड किया गया है टू प्रमोट अ नेशनल फीलिंग, एक
एक नेशनल फीलिंग की भावना को प्रमोट करने के लिए ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऐड किया गया है। तो 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए जो है और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे आप पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जा सकती है। तो एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरिया इज़ रिस्ट्रिक्टेड, इसलिए आप देखेंगे तो ट्राइबल एरिया में आप ऐसे नहीं जा सकते, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, ताकि उनके कल्चर्स, उनके लैंग्वेज, उनके कस्टम की प्रोटेक्शन जो है वो किया जा सके, इसीलिए आप बिना ऐसे आप इनर लाइन परमिट जो है वो लेके जो है आप उसके बाद ही जा सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोस्टिट्यूट्स मूवमेंट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। जो प्रोस्टिट्यूट है उनके मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रोक लगाया सकता है पब्लिक हेल्थ की वजह से। बॉम्बे हाई कोर्ट रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट ऑफ ए पर्सन अफेक्टेड बाई एड्स, और जो एक पर्सन एड्स से पीड़ित है अगर वो, तो उसके भी मूवमेंट पे प्रतिबंध लगाया सकता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ 2 डायमेंशंस। तो देखिए, एक पहला है यहाँ पे इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। तो इंटरनल में आपका राइट टू मूव इनसाइड कंट्री, ठीक है, कंट्री के अंदर आप पूरा कहीं भी मूव करिए स्टेट में। वहीं राइट टू उसके बाद एक्सटर्नल है जहाँ पे आर्टिकल 19 आपको दिखेगा, प्रोटेक्ट फर्स्ट डायमेंशन एंड सेकंड डायमेंशन बाय आर्टिकल 21, ठीक है। तो मतलब एक तो बाहर इंटरनली हो गया और एक बाहर जाने का अधिकार, मतलब अपने देश से दूसरे देश में जाने का अधिकार, एक्सटर्नल। तो ये जो एक्सटर्नल वाला है ये आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है, और ये जो इंटरनल वाला है अपने कंट्री में कहीं भी मूव करना, ये आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वहीं जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अगर आपको कहीं अपने देश के बाहर जाना है तो आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की। तो कहीं भी रहने का अधिकार, एवरी सिटीजन है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कहीं भी कोई भी जाकर सेटल हो सकता है, चाहे टेम्पोरी हो चाहे परमानेंट हो, ज़मीन खरीदी हो सेटल हो जाइए। पहले रिस्ट्रिक्शन था JNK में, अब वहाँ भी ऐसा नहीं है। देखिए, 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसमें हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, या जो ट्राइबल एरियाज़ हैं और उसके यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, और वहाँ आप मूव नहीं कर सकते, वहाँ पर घर नहीं बना के रह सकते ट्राइबल एरियाज़ में। राइट टू रिजाइड एंड राइट टू मूवमेंट आर ओवरलैपिंग टू सम एक्सटेंट, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये जो राइट टू रेजिडेंस है और राइट टू मूवमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब बात करते हैं राइट टू प्रोफेशंस की, या जो कोई भी काम करना, कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना। तो ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, सभी लोग कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कोई जाके जो लिकर सेल करे या तंबाकू सेल करे या ये सब मतलब वो सेल करे। तो ये जैसे ड्रग्स मान लिया कोई बेच रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि राइट टू हमारा अधिकार है कि हम भाई कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जाके आप जो है गांजा या भांग ये सब बेचेंगे, ठीक है, तो ये वो चीज़ गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई बिजनेस कर सकते हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, कि अगर जनरल पब्लिक को वहाँ जो है वो नुकसान ना हो रहा हो तो स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग एनी ऑक्यूपेशन। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो है स्टेट आपको कुछ क्वालिफिकेशन बता सकती है कि हाँ, आपको अगर इस पद की वैकेंसी ज्वाइन करनी है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया सकता है कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन ए स्टेट कैरीज ऑन ए ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री और अदर सर्विस एज मोनोपोली, ठीक है, अगर स्टेट कोई मोनोपोली कर रही है ट्रेडिंग में तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया सकता। राइट डजंट इंक्लूड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स एक्सेट्रा, ठीक है। अभी राइट का मतलब ये थोड़ी है कि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करे, ड्रग्स बेचे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ये इसके अंडर में नहीं आता। उसके बाद देखिए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, तो ये आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 बात करता है अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज पर्सन वेदर सिटीजन और लीगल पर्सन लाइक कंपनी और कॉर्पोरेशन हैज़ 3 प्रोविजंस, ठीक है। तो अगर आपको जो है गिरफ्तार कर लिया गया तो आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, तो देखिए, नो पर्सन शैल बी कन्वीन्ड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, यानी अगर सपोज़ करिए कि आपने इस समय कोई 2022 में आपने कोई क्राइम किया तो आपको 1980 के कानून के हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगी। जो इस टाइम पीरियड पे जो कानून चल रहा है उसी हिसाब से सज़ा मिलेगी। लेकिन सपोज़ करिए आपने 1980 में क्राइम किया था तो आज के हिसाब से सज़ा नहीं मिल सकती आपको उस टाइम जो लॉ था 1980 में उसी के आधार पर सज़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टेड टू पेनाल्टी ग्रेटर दैन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, जितनी पेनाल्टी दिया हुआ है लॉ में उतनी पेनाल्टी आप पे लगाई जाएगी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगाई जाएगी। नो डबल जियोपार्डी, यानी
एक ही ऑफेंस के लिए आपको जो है 2 बार सज़ा नहीं दिया सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और आपको अपने ही अगेंस्ट जो है विटनेस बनाया नहीं जा सकता, यानी ये नहीं कहा सकता कि आप अपने अगेंस्ट ही गवाही दीजिए, ठीक है। ये हो गया नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। उसके बाद आता है आर्टिकल 21 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ। जैसे देखिए गोपालन, ए के गोपालन केस हुआ था 1950 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत नैरो इसको इंटरप्रेट किया आर्टिकल 21 को, और ये कहा कि जो आर्टिकल 21 है ये केवल एक आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है, एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेशन, ठीक है। दिस मीन दैट स्टेट कैन डिप्राइव राइट्स टू लाइफ ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन लॉ, यानी कानून बना करके स्टेट अगर स्टेट चाहे तो आपके इस जो ये अधिकार है उसको वापस ले सकता है। बहुत नैरोली जो है इसको इंटरप्रेट किया गया यहाँ पे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इन आर्टिकल 21 इज़ डिफरेंट फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। अब आता है मेनका गांधी केस 1978 में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को ओवररूल करते हुए कहा कि अगर लॉ रीजनेबल है एंड फेयर है तभी ऐसा किया सकता है, तभी उसको हटाया जा सकता है, नहीं तो उसके लिए एक रीजनेबल लॉ की आवश्यकता होगी। ऐसे ही नहीं कि जब मन मर जाए तो हटा दिए। इट हैज़ इंट्रोड्यूस अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन एक्शंस। इट ऑल्सो रूल दैट पर्सनल लिबर्टी कवर्स वेराइटी ऑफ राइट्स, और यहाँ पे रूलिंग किया गया कि पर्सनल लिबर्टी में जो है कई तरह के राइट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, एक सम्मान से जीने का जो अधिकार है वो हो गया, ठीक है। प्राइवेसी का अधिकार हो गया, शेल्टर, हेल्थ, फ्री एजुकेशन का अधिकार, फ्री लीगल एड, स्पीडी ट्रायल का अधिकार हो गया, विदेश जाने का, ट्रैवल अब्रॉड, ठीक है। उसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो है, जनहित याचिका जो है, और ये सारे अधिकार मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सारे अधिकार इसमें आ जाएंगे आर्टिकल 21 में, ठीक है। अब आते हैं राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा सभी बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, ठीक है। लेकिन देखिए दिस मेक्स एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, जो हायर एजुकेशन होते हैं उनकी बात नहीं की गई है, यानी 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो दिया जाएगा। इसको ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा इसको ऐड किया गया, और एजुकेशन फॉर ऑल ये मोटो था। द गवर्नमेंट डिस्क्राइब्स दैट द डॉन ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट। अर्लियर कंपल्सरी एजुकेशन अंडर आर्टिकल 45 इन पार्ट 4, पहले डीपीएसपी में भी आपको आर्टिकल 45 में ये एजुकेशन जो है वो देखने को मिलेगा कि 6 साल के बच्चों को जो है माता पिता का ये ड्यूटी होगा कि वो जो है उनको वो करवाएंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखने को मिलेगा, वहीं डीपीएसपी में भी देखने को मिलेगा कंपल्सरी कि स्टेट जो है वो 6 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी उसके बाद ऐड किया गया आर्टिकल 51A में। तो सभी माता पिता सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को जो है जो कि इनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है तो उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। उसके बाद देखिए 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21 के अंडर में है, ठीक है। RTE से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है ये, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये राइट टू एजुकेशन जो है ये आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत में आता है, यानी इसको भी किसी भी कंडीशंस में कैंसिल नहीं किया सकता। उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये आता है आर्टिकल 22 में, अनुच्छेद 22 में है। तो पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, यानी किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया है, तो उस समय उनके पास क्या क्या राइट है। देखिए डिटेंशन 2 टाइप का होता है, पहला है प्यूनिटिव और एक है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव वो होता है जब आपको क्राइम करने के बाद गिरफ्तार किया गया, आपने कोई क्राइम ऑफेंस कमिट किया उसके बाद आपको गिरफ्तार किया गया, ट्रायल किया गया, कोर्ट लिया गया। लेकिन प्रिवेंटिव वो होता है कि आपके क्राइम करने से पहले कि पता था कि आप क्राइम कुछ करने वाले हैं, उसके पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया, वो हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल, ठीक है, यहाँ बिना ट्रायल के ही आपकी गिरफ्तारी हो गई, टू प्रिवेंट फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंस नियर फ्यूचर, ताकि आप आगे चल के कोई क्राइम ना करें। तो देखिए आर्टिकल 22 के 2 पार्ट्स हैं, पहला डील करता है विद द केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ और दूसरा जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। तो देखिए कुछ अधिकार जैसे यहाँ दिए गए हैं, जैसे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्यों अरेस्ट किया गया, हमें क्यों गिरफ्तार किया गया, ये आपके पास अधिकार है। आप एक वकील अपना खुद का कर सकते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर रख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है।
और आपको जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये भी आपका अधिकार है। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथराइजेज फर्दर डिटेंशन। और 24 घंटे के अंदर छोड़ना भी, 24 घंटे जैसे बीतेगा वैसे छोड़ना भी पड़ेगा अगर मजिस्ट्रेट जो है अगर फर्दर डिटेंशन नहीं बढ़ाते हैं तो, ठीक है। अगर गिरफ्तारी के समय और मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है तो आपको तुरंत रिलीज़ कर दिया जाएगा। These safeguards are not available to enemy or alien or a person arrested under preventive detention law। लेकिन जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में अरेस्ट किया गया है, यानी क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार किया गया है, तो उनके पास ये अधिकार नहीं होंगे जो एनिमी या एलियन है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर ऑर्डर्स ऑफ ए कोर्ट, सिविल अरेस्ट ऑन अ फेलियर टू पे इनकम टैक्स। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल 22 के फर्स्ट पार्ट में नहीं आएंगी। दे अप्लाई ऑन टू एन एक्ट ऑफ ए क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर, यानी ऐसा केस जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में आता हो, केवल उस पर अप्लाई होगा। सेकेंड पार्ट में देखिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन एक्सीड 3 मंथ्स, 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है इसको, अनलेस एक एडवाइजरी बॉडी का गठन किया जाएगा, ठीक है। और वो एडवाइजरी बॉडी जो है वो सफिशिएंट रीज़न बताएगा कि क्यों जो है इतने दिन तक जो है इसको डिटेंशन जो है बढ़ाया गया है। और इस बोर्ड में जो है जजेस होंगे हाई कोर्ट के। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू, और जो ग्राउंड ऑफ देखिए डिटेंशन है वो बताया जाएगा कि किस आधार पे ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो है बताया जाएगा कि किस आधार पे आपको डिटेन किया गया है, आपको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। The detainee should be afforded an opportunity to make a representation against detention order। अब जिसको डिटेन किया गया उसके पास ये अधिकार है कि वो एक अपना जो रिप्रेजेंटेशन है उस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट में वो तैयार कर सके। वहीं आर्टिकल 22 ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को डिटेंशन 3 महीने तक का, ठीक है। और इसको इंक्रीज़ किया सकता है विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन फ्रॉम एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है। पार्लियामेंट देखिए प्रिस्क्राइब मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेंशन, प्रोसीजर टू बी अलाउड फॉर एडवाइजरी बॉडी। तो पार्लियामेंट जो है यहाँ पे आपको मैक्सिमम पीरियड बताएगी, डिटेंशन का कितना मैक्सिमम पीरियड हो सकता है और क्या प्रोसीजर जो है एडवाइजरी बॉडी के द्वारा फॉलो किया जाएगा। उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 देखिए, रिड्यूस डिटेंशन पीरियड विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 to 2 months बट 3 months स्टिल कंटिन्यूज। तो यहाँ टाइम पीरियड 2 से 3 महीने तो घट गया, लेकिन अभी भी 3 महीने तक जो है वो चलता है। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन देखिए, एक पहले यहाँ पार्लियामेंट देखते हैं और फिर स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये पार्लियामेंट देखिए, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का अगर मैटर होगा तो यहाँ पे पार्लियामेंट डिसीजन लेगा, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। वहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर या एसेंशियल सप्लाईज़ का अगर मैटर होगा तो यहाँ पे इस लॉ बनाने का काम स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। इन इंडिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्टेड इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये आपको ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही देखने को मिलेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये सिस्टम देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे संविधान में आपको ये देखने को मिलेगा। अब आर्टिकल 23 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23 से। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।